नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में और एक नई कहानी में जिसका नाम है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। तो दोस्तों इस नई कहानी को शुरू करते हैं। अन्य बहनों की भांति यह भी लोक लाज तज कर घर के बाहर आज चुपचाप उसकी पपड़ी जमे शुष्क होठों को चूमने लगी और कुछ क्षण बाद उसका अनुभवी पैर एक बार फिर भूमि पर एक अर्धवृत्त सा बनाकर स्थिर हो गया। इसी तरह से अन्य कई अर्धव्रत कुछ क्षण पहले अपना अस्तित्व मिटा चुकी बहनों के स्मृति स्मारक से बने हुए थे। नगर की पश्चिमी ओट में पुराने समय का एक भव्य महलों के खंडहर आज पहाड़ी नुमा चट्टानों के रूप में खड़े हुए हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से कुछ दूर तक फैला विशाल नगर और पश्चिम दक्षिण दिशा में लहलाते अथवा उजड़े पड़े खेत। दोनों ओर की चट्टानों के बीचों बीच लगभग एक 70 फुट गहरी खाई, जिसमें मरे हुए पशुओं की हड्डियों के ढेर और उनसे चिपका मांस नोचते गिद्ध और कुत्ते। उत्तर पश्चिम दिशा की चट्टानों की ढलान पर बेतरतीब बसे मिट्टी के कच्चे और छोटे छोटे मकान। मकान क्या, घरौंदे मात्र। समस्त वातावरण मांस की सड़ी हुई गंध से ज्वलंत। एक ही क्षण में नाक फटने लगे और मस्तिष्क अपना संतुलन खो बैठे। संभवतः दुनिया का काल्पनिक नर्क यही स्थान रहा होगा। किंतु मनोज दोपहर से दक्षिण पश्चिम दिशा की चट्टानों पर बैठा, इर्द गिर्द के वातावरण से अनभिज्ञ, एक के पश्चात एक सिगरेट फूके जा रहा था। उसके मस्तिष्क में क्षण प्रतिक्षण धुएं की लकीरों की भांति विचारों के महल बन और बिगड़ रहे थे। वह सामने के उस छोटे से घरौंदे को देख रहा था, जिसमें असहनीय प्रसव वेदना से छटपटाती हुई वह अभागिन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उसके हृदय विदारक चित्कार मनोज के कान स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं, किंतु वह बार बार निश्चय करने पर भी उस 20 गज के फासले को पार करने का साहस नहीं कर पा रहा। वह दौड़कर वहां पहुंच जाना चाहता है और संभवतः अभी तक कभी कब पहुंच भी गया होता, किंतु उसकी हृदय विदारक चित्कार के साथ साथ मनोज के कानों में गूंज उठते हैं उस पाषाण हृदय मनुष्य के कठोर शब्द, और आंखों के सम्मुख उभर आती है उसकी विकराल आकृति, जो दम तोड़ती असहाय अबला की व्यवस्था पर ठाके मारकर हंसता है। कितनी छोटी थी वह जब मनोज अपने पापा के साथ उसके गांव एक शादी में गया था। वह एक लंबा सा मैला कुचैला चीथड़े हुआ अपने किसी बुजुर्ग का कुर्ता पहने हुए थी, जिसने उसकी छोटी सी जंघिया को भी अपने अंदर छुपा लिया था और वह नग्न सी प्रतीत होती थी। उसके बिखरे धूली दुसरित बाल मोटी मोटी चमकीली काली आंखों पर बादलों से छाए गए। उसके गोल गोल दूधिया चेहरे पर पतली तीखी नाक, जिसमें बैल की भांति नीले रंग का धागा डाला हुआ था, जो उसको गुलाब जैसी पतले पतले होठों को और भी गुलाबी बना रहा था। नाक बहने से ऊपर वाले होठ और नाक के बीचों बीच किसी वृद्ध की तरासी हुई हिटलर कट मूछों की भांति एक सफेद परत जम गई थी। गालों में दिखाई दे रहे गड्ढों के चिन्ह उसके हंसते ही और भी गहरे हो जाते थे, और दांत दांत हाथ से छिटक कर छोटी सी कटोरी में तरतीब से बिखर गए मोतियों से जान पड़ते थे। और हंसती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मंद पवन की लहरें वीणा के तारों पर नृत्य कर रही हो। मनोज भी तो तब उसी की उम्र का था। वह लगभग 10 का होगा और वह 8-9 की रही होगी, किंतु वह शहरी सुसंस्कृत स्कूली विद्यार्थी था। वह टेरिलीन की आधी बाजू की बुरशट और नेकर पहने हुए था। पैरों में नायलॉन की सफ़ेद जुराबों के ऊपर चमचमाते पॉलिश किए हुए काले बूट पहने था। बालों में खुशबूदार तेल लगाकर उन्हें यथोचित संवारा हुआ था। तभी तो वहाँ के सभी बच्चे उसे ऐसे घूर रहे थे मानो वह चिड़ियाघर में लाया हुआ कोई जानवर हो। उसे वो बच्चे अच्छे न लगे थे, बल्कि उनको देखकर उसे घिन आती थी और जी मितली करने लगता था। किंतु वह जितना भी उनसे दूर होने का प्रयास करता, वे उतने ही उसके समीप आ जाती थी। छोटी सी चारपाई पर पीछे हटता हटता जब वह अपने पापा से सट गया और वे अब भी उसके साथ चिपकने से ना चूके, तो उसने उसी को चुनकर अपने साथ बिठा लिया था ताकि दूसरे उसे छू ना सके। वह उसे पसंद ना थी, फिर भी वह अन्य बच्चों से अधिक साफ और सुंदर थी। रात को खाने के समय तो वह घोर दुविधा में फंस गया था, क्योंकि एक ही थाली में 3-3 4-4 बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। खाना तो वह अपने पापा के साथ ही खाता, किंतु वे कहीं चले गए थे और वह दिन भर खाना ना खाने के कारण
भूख के मारे बेहाल हुआ जाता था। बारात पहुंचने से अब तक उन्हें चाय ही दी गई थी, और चाय भी कहाँ, उबला हुआ मीठा शरबत। कुछ देर तो वह विचारग्रस्त सा खाना खाते बच्चों को देखता रहा, किंतु जब अन्य कोई उपाय न सूझा तो हार कर उसने उसी को चुना। शायद वह अभी वहां पहुंची थी, इसलिए उसे अकेले की थाली मिली थी। खाना भी विचित्र था इन लोगों का। मिठाई या भाजी पूड़ी की जगह उबले हुए चावल थे, जिन पर ढेर सारी पिसी हुई चीनी डालकर घी से तर कर दिए जाते, और फिर चम्मच की बजाय अपनी उंगलियों को ही का ही सहारा लेना होता चावलों को मुंह तक पहुंचाने के लिए। बच्चे उन्हें अपनी उंगलियों से गोल गोल मिलाते और फिर मुट्ठी भरकर मुंह में डाल लेते। चीनी का पानी अथवा घी उंगलियों के झरोखों से बाहर निकलकर बहता हुआ कोहनी तक पहुंच जाता। मनोज चाह कर भी पेट भरकर खाना ना खा सका। न्यूनाधिक जो भी वो अपनी ओर के भाग में से खा सका, उसी से संतोष कर ढेर सारा पानी पीकर उठ गया। रात काफी हो चुकी थी, किंतु उसके पापा अभी तक नहीं लौटे थे। वह सोने के लिए इधर से उधर जमुआई लेते हुए चक्कर काट रहा था। प्रत्येक चारपाई पर 4 से 5 बच्चे अनाथों की भांति बिना कुछ ओढ़े बिछाई पड़े हुए थे। जब वह कहीं स्थान ना पा सका तो कुछ और आगे बढ़ गया। नींद से उसकी आंखें बोझिल थी और कमर दर्द से टूट रही थी। पैर तो सीधे होने को जैसे तड़फ रहे थे। आधा सफर ऊंट पर, शेष पैदल ही तय करना पड़ा था। उबलती रेत में पैर धस धस जाते थे, किंतु ऊंट पर बैठना भी आसान नहीं था। नई नई सवारी के चाव में वह ऊंट पर बैठ तो गया, किंतु कुछ देर में ही शरीर चूर चूर हो गया था, इसलिए उसने पैदल चलना ही उचित समझा। अब नींद के मारे बुरा हाल है। वह कुछ और आगे बढ़ा। एक छोटी सी ढीली ढाली चारपाई पर एक छोटी सी लड़की करवट लिए सोई थी। मनोज ने क्षण भर खड़े खड़े सोचा और बूट उतार कर उससे बचता हुआ उसके पास ही लेट गया। वह लेटा लेटा सोचने लगा, कैसा विचित्र जीवन है इन लोगों का। सवारी के लिए ऊंट, खाने को चावल, रहने को भूस की झोपड़ी और सोने को टूटी फूटी चारपाई। हमारा जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ से चले तो जान छूटे। तभी एकाएक लड़की ने करवट बदली और अपनी चांदी सी गोल गोल भरी हुई कलाई मनोज के गले में डाल दी। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। वह घबरा कर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे गले में सांप आ लिपटा हो, किंतु वह चांद के प्रकाश में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर कर देख रही थी। किंतु शांत निश्चल मोतियों की बंद कली सी उसे एकटक देखती रही। उसका शरीर इस समय बिल्कुल संगमरमर के तरासे हुए टुकड़े सा लग रहा था। गले में अब वह कुर्ता भी नहीं था। कमर में केवल एक छोटी सी जंघिया उलझी थी। शायद वह स्नान करके सोई थी, इसलिए उसके चेहरे पर मैल का भी कोई निशान नहीं था। होठों पर गुलाबी रंग चांदनी रात में कुछ मध्यम सा जान पड़ता था, किंतु चेहरे पर बिखरे काले काले चमकते बालों से मुख खिल उठा था। एकाएक वह मुस्कुरा उठी तो उसके गालों में पड़े गड्ढे और भी गहरे हो गए। मनोज को वह उस समय बहुत प्यारी लगी, किंतु वह मुंह खड़ा उसे निहारता रहा। सोओगी नहीं? उसने धीरे से कहा। मनोज को लगा मानो किसी ने रात को शांत वातावरण में सितारों के तारों को छेड़ दिया हो और मधुर झनकार उसके कानों में लहराते हुए झरने से चल रही हो। एक क्षण सोचने के बाद वह बहुत ही मीठे स्वर में बोला, ए लड़की, मुझे भी एक चारपाई ला दो ना। और तो ना मिल पाएगी, सभी तो बारात में चली गई हैं। तुम मेरे साथ ही सो जाओ। हीरा, मोटर, कलिया, चिमटी, पारो सभी एक पर ही तो सोए पड़े हैं। चारपाई का हाल तो वह पहले ही देख चुका था, कैसे शरणार्थी शिविर की भांति खचाखच भरी हुई थी। वह उससे बचता हुआ चुपचाप चारपाई पर लेटकर चंद्रमा के चारों ओर टिमटिमाते तारों को देखने लगा। तुम बहुत अच्छे हो, उसने चंचलता से कहा और उतनी ही चंचलता से अपनी उंगलियां उसके घुंघराले बालों में उलझा दी। अच्छी तो तुम भी बहुत हो, अगर रोज स्नान करके साफ कपड़े पहना करो। ए, कल पहनूंगी, चूहिया की विदाई होगी तब। बसंत पर भी मैंने नए कपड़े पहने थे। उसकी उंगलियां अभी भी मनोज के बालों से खेल रही थी। उसने भी उसका विरोध नहीं किया। चूहिया कौन? मनोज ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा। वही जिसका ब्याह हो रहा है। चूहिया का? उसके मस्तिष्क में आटे के पीपे की तरफ फर्श पर रेंगती छोटी सी चूहिया का चित्र उभर आया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ तो, अभी चिड़िया और बर्फी का भी ब्याह हुआ था।
वैसे उसका नाम बसंती है, पर तुम्हारा नाम क्या है? वह उसके गालों में बनते बिगड़ते गड्ढों को देखता हुआ बोला। उसके अनुसार उसका नाम भी बिल्ली, बछिया अथवा जलेबी या गुलाब जामुन होना चाहिए था। रेवती। और तुम्हारा? मनोज कुमार, MK। वह उसके नाम को भूलकर गर्व से बोला। क्या? MK? उसने कौतूहलवश उसकी आंखों में झांक कर पूछा। MK, मनोज कुमार, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। MK, यह तुम्हारा नाम है। वह हंसी तो उसके गालों पर बने गड्ढे मनोज को अपने दिल में बने जख्मों जैसे जान पड़े। उसे एकाएक बहुत क्रोध आया, लेकिन हाथ उठते उठते रह गया, क्योंकि उसे ध्यान आया कि यदि उसने उसे मार दिया तो शायद वो रो पड़ेगी और फिर उसे चारपाई मिलना असंभव हो जाएगा। उसने गुस्से में एक झटके से करवट बदली और आंखें बंद करके लेट गया। फिर उनमें से कोई भी नहीं बोला और धीरे धीरे वो सो गए। ग्रीष्म ऋतु की रुपहली चांदनी उस अबोध जोड़े के प्रथम मिलन की साक्षी बनी। यह कहती सी प्रतीत होती थी मानो वे कालांतर से इसी भांति साथ रहे हों, उनका जन्म जन्मांतर से इसी भांति साथ रहा हो, और मंद गति से बहती शीतल पवन चांदनी के विचारों की पुष्टि कर रही थी। प्रातःकाल मनोज नदी से निवृत्त हो अपने पापा के साथ गांव देखने जाने के लिए तैयार हो चुका था। सफ़ेद झक उजली जालीदार बनियान के ऊपर गुलाबी रंग की महीन बुरशट और गहरे नीले रंग की नेकर में उसका गोरा रंग बहुत खिल रहा था। गर्दन के पीछे बुरशट के कॉलर को छुपाकर एक रुमाल उसके पापा ने लगा दिया था, ताकि कॉलर तेल से मैली ना हो। पैरों में सफ़ेद जुराब और पॉलिश से चमचमाते काले बूट गजब ढह रहे थे। उससे भी अधिक गले में झूल रही सोने की चैन आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सभी बच्चे उसे चारों ओर से घेर कर विस्मित नेत्रों से घूर रहे थे। तभी वह हरे मूंगिया रंग की रेशमी सलवार और जम्पर और वैसे ही रंग के दुपट्टे में लिपटी हुई दौड़ती हुई आई और मनोज की बाजू पकड़कर एक ओर ले चली। मनोज के पापा एक क्षण को चौंके, किंतु फिर मुस्कुराकर अन्य लोगों की ओर बढ़ गए जो विदाई की तैयारी में लगे थे। मनोज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ खींच कर ले जा रही है। एक दीवार के पीछे जाकर वह रुकी और उसने एकाएक अपना हाथ मनोज की बुरसट में डाल दिया। वह हड़बड़ाहट में कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी छाती से लेकर पेट तक एक काली लकीर सर्प की भांति उभर आई। लो, अब चाहे किसी के पास खड़े रहो, उसने कहा और कालिख लगी उंगली दीवार पर घिसने लगी। जानते हो, उस चुड़ैल चिमटी की नज़र पत्थर के भी दो टूक कर देती है। उसने अपनी गर्दन को एकाएक नीची करके धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए आंखों को चौड़ी करके विचित्र ढंग से कहा, और तुमने मुझे कालिख लगा दी, देखती नहीं सारी बनियान काली हो जाएगी। तो कौन धुल ना पाएगी, और उसकी नज़र लग जाती तो मैं दो टुकड़े हो जाता, बेवकूफ़ कहीं की। उसने आग्नेय नेत्रों से उसे घूरते हुए कहा और भूमि पर थूक दिया। दो टुकड़े तो ना हो जाते, पर लल्ला की नानी याद आ जाती। हाँ। उसने हाथ को झटक कर गर्दन को नीचे कर पुनः ऊपर उठाते हुए कहा। वह उसके कटाक्ष को सहन नहीं कर सका। अचानक क्रोध में उसका हाथ शून्य में लहरा कर उसकी बाएं गाल पर पड़ा। तमाचा भरपूर पड़ा था, इसलिए वह दर्द से बिलबिला उठी और उसकी आंखों से कई मोती एक साथ फिसलकर गाल के पीछे आ रहे साथियों के लिए पदचिन्ह छोड़ते हुए जमीन पर आ गिरी। एक करहा मुंह से निकली, किंतु सिसकी होठों में ही दम तोड़कर रह गई। उसने पीड़ित दृष्टि से मनोज की आंखों में झांका, किंतु भोलेपन के साथ पुनः बोल उठी, बस नहीं। और उसका हाथ एक बार फिर शून्य में लहरा कर गाल पर निशान छोड़ता हुआ नीचे आ गया। उसके नाक से लाल सा गाढ़ा द्रव्य बहता हुआ होठ और फिर मोती जैसे दांतों में भी आ उलझा। एक दबी सी करहा ने बाहर आना चाहा, किंतु होठों ने आज्ञा नहीं दी। लेकिन हृदय से एक आह तूफान की भांति उठी और नाकों के द्वार से बाहर निकलती चली गई। लाल रेखाएं देख मनोज का हृदय कांप उठा। अब वह वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ गया। मगर पापा का ध्यान आते उसके पैर जहां के तहां जड़ हो गए और वह मूर्तिवत खड़ा रहा। उसके पापा सरल स्वभाव, साधारण और शिक्षित व्यक्ति हैं, जो बच्चों के चरित्र निर्माण का दायित्व माता पिता पर समझते हैं। जहाँ बच्चों को खिलाना पिलाना, ओढ़ाना पहनाना, लाड़ प्यार करना वे माता पिता का प्रथम कर्तव्य समझते हैं, वहीं शरारत करना, बड़ों की आज्ञा ना मानना उन्हें असह्य है।
मनोज की आंखों के सामने वह दृश्य चलचित्र की भांति घूम गया जब एक दिन स्कूल जाते समय वह स्कूल की रिक्शा में अपना निर्धारित स्थान पाने के लिए एक विद्यार्थी से उलझ पड़ा था। बात तो कुछ नहीं थी। जिस स्थान पर मनोज प्रतिदिन बैठता था वहां राकेश आकर बैठ गया था और जब वह स्थान छोड़ने को सहमत न हुआ तो झगड़ा बढ़ गया और देखते ही देखते मनोज ने उसकी नेकटाई पकड़कर खींच डाली। कपड़े का घेराव गर्दन के चारों ओर कम हुआ तो दम घुटने से बच्चे की आंखें बाहर आ गई। रिक्शा वाला साथ के घरों में अन्य बच्चों को लेने गया था। तभी मनोज के पापा किसी काम से बाहर आए। बच्चों का शोर सुनकर वे रिक्शा के समीप आ गई। देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मनोज राकेश पर झुका दोनों हाथों से उसकी नेकटाई को पूरी शक्ति से खींच रहा था। राकेश के मुंह से दबे दबा विचित्र सा स्वर निकल रहा था। मनोज की उद्दंडता देख उनके नेत्र जल उठे। बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाकर एक और किया और फिर मनोज को घर ले जाकर इतना मारा कि यदि उसकी माता जी बीच में नहीं आई होती तो संभवतः उस दिन उसके प्राण भी बच न पाते। उसके पश्चात फिर कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि मनोज को पीटा गया हो। उस दिन के बाद केवल एक बार घूर देने मात्र से उसका शरीर सूखे पत्ते सा कांप उठता था। मनोज की सांस तेज तेज चलने लगी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया और मारे पापा के भय से उसके होंठ कांपने लगे। चेहरे का रंग फक हो गया। आंखों में आंसू तैरने लगे। वह धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर लौटने लगा। वह खड़ी खड़ी नाक से बह रहे रक्त को दोनों हाथों से रोकने का असफल प्रयास कर रही थी, लेकिन लाल रेखाएं उंगलियों से फिसल कर कोहनी तक आ पहुंची थी। मनोज कुछ देर खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, फिर रुआसा होकर बोला, देखो मेरे पापा से मत कहना, चाहो तो मेरा रुमाल ले लो। मनोज ने नेकर की जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ाया, मगर वह उसी तरह शांत थी। न रहने दो, चाहो तो और मार लो, उसने धीमे से कहा। प्यार भरा मधुर स्वर सुनकर मनोज की आंखों में उलझे आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे से खून साफ करने का प्रयास किया, फिर दबे स्वर में बोला, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जानबूझकर खून नहीं निकाला था। हाथ मुंह के बजाय नाक पर लग गया और मनोज ने अपनी छोटी सी भूल के बदले उसके चेहरे पर लगे सारे दाग पोंछ डाले। अन्यथा वह सफर में भी उसे छूने को तैयार नहीं था। उसका रुमाल खून से लाल हो गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई दाग शेष न बचा था। शायद रक्त प्रवाह रुक गया था। मनोज की जान में जान आई और वह उसका हाथ पकड़कर घरों के पीछे दूर एकांत की ओर बढ़ गया। वह उसे एकांत स्थान पर ले जाना चाहता था जहां पानी मिल सके और वह उसके हाथों और कपड़ों पर लगे खून के दाग को साफ करके हमेशा हमेशा के लिए इस झंझट से छुटकारा पा सके। यहाँ नल कहाँ है? मनोज ने चलते चलते पूछा। नल? क्या नल? वह उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, नल, पानी का नल, पानी का कुआं। कहाँ? उधर, उसने उंगली के इशारे से बताया। आम के बाग में। पानी का कुआं? यह क्या होगा? शायद किताब में बने चित्र जैसा कुछ हो। वह उसके साथ वृक्षों के झुरमुट की ओर बढ़ने लगा। अच्छा चलो, और आगे बढ़ गया। वह चलते चलते सोच रहा था, कैसी अजीब लड़की है ये। इसका इतना खून बह गया और यह रोई तक नहीं। यदि आज कहीं यह रो पड़ती और पापा ने जान लिया होता तो फिर अपनी खैर नहीं थी। कितनी अच्छी है यह। मुझे नज़र ना लग जाए इसलिए भागी भागी आई और मुझे काली का टीका लगा दिया, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे बेचारी को पीट डाला। अब भी तो इसे मुझ में कोई शिकायत नहीं है। कुएं पर पहुंचा तो मनोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह एक गहरा सा गड्ढा था जो ईंटों से बनाया हुआ था। अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसी मोटी लकड़ी एक किनारे पर गाड़ रखी थी, जिसके बीचों बीच बैलगाड़ी का एक पहिया फंसा था। लड़की ने झटपट सीमेंट जैसे किंतु किसी खुरदरे पत्थर से बने होज में से एक लंबी सी रस्सी उठाई, जिसके एक सिरे पर एक छोटी सी बाल्टी बंधी थी। उसने बाल्टी को बिना कुछ सोचे समझे कुएं में फेंक दिया। मनोज ने रस्सी को विद्युत गति से कुएं में जाते देखा तो लपक कर पकड़ लेना चाहा, किंतु मनोज के हाथ रस्सी तक पहुंचने से पहले ही वह चिल्लाई, ना, पकड़ना नहीं, चोट आ जाएगी। और तभी एक झटके के साथ रस्सी रुक गई, क्योंकि उसका एक सिरा वाई जैसी लकड़ी के तने से बंधा था। लड़की ने रस्सी को 3-4 बार अपनी ओर खींचकर ढीला छोड़ा, जिससे कुएं में अजीब सा शोर हुआ। फिर वह रस्सी को पकड़कर एक ओर भाग चली। मनोज ने कौतूहल से कुएं में झांका तो उसका कलेजा कांप कर रह गया, किंतु तभी पानी से भरी बाल्टी को ऊपर आते देखा।
तो वह उस क्रीड़ा में खो गया। बड़े विचित्र ढंग से पानी मिलता है इन लोगों को। वह सोचने लगा, इससे भी विचित्र तो यह लड़की है जिसने इतनी आसानी से पानी निकाल लिया। उसने हौज की दीवार पर बैठकर उसके हाथ, मुंह और कपड़ों को साफ किया और फिर अपना रुमाल धोने लगा। उसने गीले रुमाल से अपना हाथ मुंह पोंछा और थोड़ा पानी पिया। इस पानी का स्वाद कुछ हल्का और मीठा था। गीला रुमाल उसने कुएं से कुछ दूर एक झाड़ी में सूखने के लिए डाल दिया और उसके साथ आम के पेड़ों के पास आ गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ आमों के वजन से किसी मौलवी की भांति झुके हुए भूमि को छूते प्रतीत होते थे। पीले पीले उल्टे स्वर्ण कलश से लटके आम अनायास ही मुंह में पानी भर लाने में सबब बने थे। पेड़ों की टहनियों में छिपे बैठे हरे हरे तोते और काली काली कोयल का स्वर आमों की मिठास का प्रमाण दे रहा था। वह खड़े खड़े ही न जाने कब इस दिशा से उस दिशा में घूम गया। जब उसकी नजर सामने गई तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह वहां कहीं नहीं थी। उसने अपने चारों ओर देखा किंतु उसे वो कहीं भी नजर नहीं आई। तभी मनोज को उसका स्वर सुनाई पड़ा। वह आम के पेड़ पर आधे से ज्यादा चढ़कर घिसटती हुई आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। तुम भी ऊपर आ जाओ, उसने कहा और कोयल की भांति मीठा स्वर छोड़ दी आगे फुदक गई। मनोज के जी में आया कि वह लपक कर उसके पास पहुंच जाए और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके मुंह से टपकते इस अमृत का जी भर कर पान करे। पेड़ के तने तक वह चढ़ा भी, लेकिन पैरों में जुराब थी और उसके ऊपर बूट। पेड़ पर चढ़ने से कपड़े फट सकते थे या फिर शरीर पर चोट आ सकती थी। वह नीचे खड़ा उस छोटी सी कोयल को देखता रहा जो प्रति क्षण आगे बढ़ती जा रही थी। पलक झपकते ही भूमि स्वर्णमयी हो गई। मनोज भाग भाग कर आम चूसने लगा। सभी मीठे थे, एक से बढ़कर एक। वह एक उठाकर मुंह से लगा था, तभी दृष्टि दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती और वह पहले को फेंक कर दूसरा चूसने लगता, किंतु उसे तृप्ति न होती थी। वह कस्तूरी मृग की भांति यहाँ से वहां बोराया फिरता था। क्षण भर को टहनियों में सरसराहट सी हुई और वह पत्तों के सहारे धम से जमीन पर आ रही थी। उसने झटपट उठकर कमर में लपेटा दुपट्टा उतारकर भूमि पर बिछाया और जल्दी जल्दी आम बटोर कर उसमें बांध लिए। चलो यहाँ से, वह गठरी उठाती हुई बोली। वहाँ कुएं के पीछे बैठकर खाएंगे। क्यों, यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे? अच्छे तो बहुत लगेंगे। अगर ठेकेदार आ गया तो पेड़ से बांधकर एक एक आम के 10-10 जूते लगाएगा। तो क्या ये आम तुम्हारे नहीं हैं? मनोज ने हाथ से पकड़े आम को पीछे छुपाते हुए पूछा। है तो अपने ही, वह हंस दी। अगर बाग से बाहर होकर कुएं के पास पहुंच गए तो? मनोज को बड़ा डर लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर आम को बाहों में छुपाए कुएं की ओर दौड़ पड़ा। वह अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था, इसलिए वह उससे बहुत आगे निकल गया। ठहरो, मुझे अकेली छोड़कर न जाना, वह दबे स्वर में चिल्लाई। किंतु मनोज बेहताशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। सुनो, मुझे भी साथ ले लो, दोनों साथ चलेंगे, वह आगे बढ़ती हुई पुनः फुसफुसाई। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। वह काफी पीछे रह गई थी। वह चाह कर भी उसे आगे ना बढ़ा सका। तुमसे दौड़ा नहीं जाता, वह दांत पीसता हुआ घुर्राया। मेरे पास आम जो है पहले नहीं दिखता था। तब तो तोड़ तोड़ कर ऐसे फेंक रही थी जैसे बाप का ही माल हो। तुम जो मेरे साथ थे, मैंने सोचा शहर का रहने वाला है, बहुत बहादुर होगा। तो क्या शहर वाले लोग चोरी किया करते हैं? मैंने यह तो नहीं कहा, वह झटपट बोली और फिर आगे बढ़ते हुए कहा। सुना तो ऐसा ही है, शहर में रोज चोरी होती है। तुमने कभी सुना कि कभी किसी गांव में चोरी हुई हो? देख तो रहा हूं, जब तुम इतनी छोटी सी ही चोरी करती हो तो बड़े लोग न जाने क्या करते होंगे। ये तुम्हारे गांव के ही लोग होते हैं जो शहर में चोरी करने जाते हैं। यहाँ किसी को रोटी तक को खाने को मिलती नहीं है। वे कुएं के पास पहुंच गए थे। खतरा टल चुका था। आम की भी कोई चोरी होती है? उसने आम की गठरी नीचे रखते हुए कहा। तो और काहे की चोरी होती है? चोरी तो रुपयों की और जेवरों की होती है। आम तो खाने की चीज है। उसने गठरी खोलकर एक आम अपने दुपट्टे से पोंछते हुए कहा। तो क्या आम पैसे से नहीं मिलते? मिलते क्यों नहीं पैसे से, लेकिन अपने हाथ से तोड़ कर खाएं तो कुछ और ही मजा आता है, उसने कहा और थोड़ा मुंह खोलते हुए आम को अपने मुंह की ओर बढ़ाया। किंतु तभी उसकी नजर हाथों में पकड़े आम से फिसलकर सामने खड़े मनोज की आंखों से जा मिली। उसका खुला मुंह बंद हुआ, होठों पर मुस्कान आई, गालों के गड्ढे गहरे हो गए, आंखें चमक उठी
और उसके दोनों हाथ आम सहित मनोज की ओर फैल गए। वह अपने आम को एक हाथ से कमर के पीछे छुपाए खड़ा था और वैसे ही खड़ा रहा। लो चक्कर देखो, मिस्री से भी मीठा है, उसने गर्दन तनिक ऊपर करके कहा। न, तुम ही खाओ चोरी का माल, उसने घृणापूर्वक कहा और घरों की ओर मुड़ गया। अरे सुनो तो, ये अब चोरी के थोड़ी ही है। वो तो बाग में थे, इतनी मेहनत से तोड़कर भी चोरी के कहाँ से रह गए। मेहनत का फल मीठा होता है। और जो चोर मकान तोड़कर दीवार फांदकर चोरी करते हैं, क्या वह मेहनत का फल नहीं होता? फिर उसे पुलिस क्यों पकड़ती है? उसने पीछे मुड़कर कहा। क्यों नहीं उन्हें मेहनत का फल चुपचाप ले जाने देती? क्यों उसका मुंह काला करके सड़कों पर पीटा करती है? पीटती होगी, यहाँ तो कभी किसी ने नहीं पीटे। रोज इसी तरह कभी आम, कभी जामुन और कभी बेर खाया करते हैं। उसके दोनों हाथ अब भी मनोज की ओर फैले थे। तो किस दिन पिट भी जाओगी। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? किस तरह नाकों से खून बहता था, भूल गई? तब क्या मैंने चोरी की थी? वह क्षण भर को रुकी। तुम्हें तो न जाने गुस्सा ही बहुत आता है, उसने धीमे से कहा, और क्षण भर में ही उसके चेहरे की रौनक लुप्त हो गई। होठों की मुस्कान उन्हीं में समा गई, पलकें नीची झुक गई। यद्यपि हाथ कुछ सुस्त पड़ गए थे, किंतु वे अभी भी आम के साथ मनोज के आगे फैले थे। मनोज को अपने शब्दों पर क्षोभ और ग्लानि हुई। शर्म से उसका सिर झुक गया। वह कुछ कहना चाहता था, किंतु जबान ऐंठ कर जैसे तालू से चिपक गई। वह गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसने मनोज को उदास खड़े देखा तो द्रवित हो उठी। वह उसके समीप आई और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, रूठ गए क्या? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। और मुस्कुराकर दूसरे हाथ में पकड़ा आम उसके होठों से सटा दिया। जिस अनुपात में आम का रस मनोज के होठों में गया था, उससे कई गुना अधिक रस उसकी आंखों में झलझलाया। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी विहसती आंखों में झांका। उन बड़ी बड़ी आंखों में मनोज को ममता का, वात्सल्य का उमड़ता हुआ सागर हिलोरे मारता हुआ नजर आया। वह एक टक उसकी गहराई में झांकता रहा, किंतु वह अधिक समय तक उसमें विचरण न कर सका, क्योंकि उसकी स्वयं की आंखों में आया ज्वर तट लांघ कर तल पर आ पहुंचा था, जिससे मोतियों की कतार दूर दूर तक चमकने लगी थी। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाकर अमूल्य मोतियों को समेट लिया। शायद आसपास खड़े पेड़ पौधे और उन पर बैठे पक्षी उस अबोध बालिका के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे थे, जिसने एक साथ इतने सारे अमूल्य मोती बटोर लिए थे। उसने मनोज का हाथ पकड़ा और उसे आमों के ढेर के पास ले आई। अरे तुम तो मुझसे भी कमजोर निकले, मैं कम से कम रोई तो नहीं थी, उसने उसे अपने सामने बैठाते हुए कहा। ए लड़की, ए लड़की नहीं, रेवती, वह उसकी बात काट कर बोली। रेवती, हाँ रेवती तुम, उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे भी, वह उसकी ओर आम बढ़ाती हुई बोली। बहुत, 100,000 लाख गुना। हमारे शहर में तुमसी एक भी नहीं। वह एक क्षण को रुका और फिर बोला, तुम चलो ना हमारे साथ। ले चलोगी तुम मुझे अपने साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वहाँ तो सब की सब लड़ाकी हैं, जरा सी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। मुझे मारोगे तो नहीं वहाँ ले जाकर? ना, कभी नहीं, उसने झटपट उत्तर दिया। फिर अपने सर पर हाथ रखकर बोला, चाहो तो सौगंध उठवा लो। ना, सौगंध की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। वह आम चूसने लगी। मनोज उसकी ओर देख रहा था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों, क्या हुआ? उसने होठों को चाटते हुए पूछा। अरे तुमने मेरा झूठा आम खा लिया, उसने हंसी रोकते हुए कहा। अच्छा, तभी यह आम इतना मीठा लग रहा है। मैं भी यही सोच रही थी कि इससे पहले तो इस बाग के आम इतने मीठे कभी नहीं थे। जानते हो, जिस फल को तोता चख लेता है तो वह और भी मीठा हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? उसने ललचाए स्वर में कहा। लाओ तनिक देखूं तो सही कि तुम सच कह रही हो या नहीं। अब तुम मेरा जूठा खाओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पीले आमरस से लिपटे लाल लाल होठों के खुलते ही मोती से दांत चमक उठे।
और उसके गालों के 2 गड्ढे और गहरे कुओं की भांति प्रतीत हुए। क्यों नहीं? जब तोते के चखने से फल ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो कोयल के चखने से न जाने क्या होता होगा? उसने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। लो, तुम खुद ही देख लो, मैंने कोई झूठ थोड़े ही कहा है। उसने आम उसे देते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो सचमुच ही बहुत मीठा है, उसने रस चाटते हुए कहा और अपने हाथ से पकड़ा आम नीचे रख उस रस भंडार में खो गया। इसे भी तो मीठा कर दो, उसने एक आम उठाकर उसके होठों से सटाते हुए कहा। मनोज ने आम को तनिक होठों से छुआ, फिर अपना रस चूसने लगा। ऐसे नहीं, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और फिर होठों को सिकोड़कर हवा अंदर की ओर खींचते हुए बोली, ऐसे। मनोज ने उसके निर्देशानुसार उसके दोनों हाथों से पकड़े आम को होठों से दबाकर चूसा, फिर रस चाटता हुआ बोला, तुम रोज इतने मीठे मीठे फल खाती हो, तभी तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। लड़की का गुस्सा? इसके बाद वह चुप हो गई। क्या हुआ? वह उसके मुंह की तरफ देखने लगा। माँ कहती है कि लड़की का गुस्सा उसके ससुराल में बहुत दुख देता है। गुस्से वाली लड़की को सभी बुरा बताते हैं। अरे, वह चौंकी, फिर बोली, वहां तो बसंती की विदाई हो गई होगी। मनोज भी जैसे नींद से जागा। वह झटपट उठकर खड़ा हो गया। रेवती ने आम भूमि पर पलटे और दुपट्टा झाड़ कर अपने सिर पर डाल लिया। फिर एक बड़ा सा आम उठाकर उसके साथ घर की ओर बढ़ गई। मनोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। न जाने कब से ही क्या हो गया था। यदि बारात लौट गई होगी तो वह क्या करेगा? शायद पापा उसे ढूंढ रहे होंगे। वह उन्हें क्या जवाब देगा? वो घर पहुंचे तो देखा बारात सचमुच में जाने के लिए तैयार थी। घर से कुछ दूर मैदान में एक विचित्र सी बैलगाड़ी खड़ी थी, जिसके चारों ओर शोर करते बच्चों का जमघट लगा था। थी तो वह बैलगाड़ी ही, क्योंकि उसके आगे बैल जुते थे, किंतु मनोज ने ऐसी बैलगाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। बेतरतीब लगे फट्टों की बजाय उसमें सुंदर गद्दे बिछे थे। टेढ़े मेढ़े बांसों की जगह सुंदर सुंदर खंबे थे, जिसके सहारे ऊपर जाकर मस्जिद की गुंबद की भांति छतर बना हुआ था। खंभों के साथ साथ चारों ओर सुंदर पर्दे टंगे थे और उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियों की कतारें झूल रही थी। बैलों को भी सुंदर रंगीन कपड़ों से सजाया हुआ था। बैलों के पैरों और गले में घंटियां बंधी हुई थी। कुल मिलाकर यह एक अत्यंत सुंदर पालकी थी, जिसे कंधों पर उठाने की अपेक्षा पहियों के सहारे बैलों से खींचा जाना था। घरों से औरतों का समूह गीत गाता पालकी की ओर बढ़ रहा था। आगे आगे दूल्हा हाथ में लोहे की छड़ी पकड़े था, जिसमें काफी सारे तार के छल्ले पड़े थे। दूसरे हाथ में पकड़े रुमाल से मुंह छिपाता वह चींटी की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी कमर में बंधे कई स्थानों से पीले किए सफेद कपड़े से दुल्हन की चुनरी के पल्लू से बंधे उसी भांति के कपड़े से दोनों को ऐसे जोड़ा हुआ था, मानो एक कमरे से दूसरे कमरे में बिजली ले जाने के लिए दो तारों को जोड़ा गया हो। दुल्हन को एक व्यक्ति ने कंधे पर उठाया हुआ था और वह बूचड़ खाने की ओर ले जाते बकरे की तरह गला फाड़कर चिल्ला रही थी। एक अन्य व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलता हुआ लाल रंग की छोटी सी थैली से सिक्के निकालकर उसके ऊपर से आगे फेंक रहा था। बच्चों का हाल बेहाल था। वे क्षण भर थैली से निकलते सिक्कों से भरी मुट्ठी को देखते और सिक्कों की झनकार के साथ ऊपर की ओर मुंह फाड़ते हुए उल्टे कदम पीछे हटते हुए एक दूसरे पर झपट पड़ते और मिट्टी में सिक्के ढूंढने का प्रयास करते। सिक्का मिलने पर कोई खुशी से नाच उठता और कोई निराश होकर अपने साथी का मुंह ताकने लगता। बाराती भाग भाग कर पास खड़े छकड़े में सामान लाद रहे थे। धूप जोरों पर थी, हवा का कहीं नाम निशान नहीं था। पसीने से सबका बुरा हाल था। मनोज रेवती के साथ खड़ा इस कौतूहलपूर्ण झमेले को देख रहा था। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर बैलों की रस्सी को पकड़ा। औरतों ने आशीर्वाद देते हुए दुल्हा दुल्हन को पालकी में बिठाया। गूंजते मधुर गीत का स्थान जहां तां से उभरती सिसकियों और दुल्हन की चीखों ने ले लिया था। चारों ओर उदासी का वातावरण छा गया था। एक औरत ने आगे बढ़कर लोटे से बैलों के पैरों में पानी डाला। व्यक्ति का हाथ एक बार फिर टकसाल में जाकर शून्य में लहराया और सिक्कों की झनझनाहट में स्वर मिलाती पालकी की घंटियां झूम उठी। मनोज के पापा ने एकाएक कहीं से प्रकट होकर उसे ऊपर उठाया और लपक कर उसे पालकी में दुल्हन के साथ बिठा दिया। रेवती भी उसके पीछे लपकी और चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करने लगी।
उसने हाथ में पकड़ा आम मनोज को थमा दिया और वह उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाना चाहती थी, किंतु एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उसे गोद में उठा लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं भी उसके साथ जाऊंगी, वह श्याम को मुक्त करवाने के प्रयास में छटपटाती हुई बोली। दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए मनोज के पापा से कहा, रोशनलाल जी, इस लड़की को भी अपने साथ लेते जाओ, आपके कुंवर के साथ बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी, बिल्कुल कृष्ण और रुक्मणी की जोड़ी। जरूर जरूर, लड़की तो सचमुच रुक्मणी स्वरूप ही है, इसे बड़ी होने दो, फिर जरूर ले जाएंगे। आप लड़कियां देने वाले बने रहो, हम तो कभी पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया। ये शब्द मनोज के लिए किसी महत्व से कम नहीं थे, किंतु उसे ऐसा अवश्य अनुभव हो रहा था कि उसके यहाँ कुछ छूट गया है। उसे अपने अंदर सूनापन सा प्रतीत हो रहा था। उसके दिल में आया कि वह बैलगाड़ी से उतरकर कुछ उठा ले, कुछ भारी सा, जिससे उसका खालीपन दूर हो सके। किंतु वह रेती द्वारा पकड़ाए आम को दोनों हाथों के सहारे छाती से लगाए खोए खोए नेत्रों से व्यक्ति की बाहों में छटपटाती रेवती को ऐसा केवल देख मात्र रहा था। रेवती की चित्कार क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ती बैलगाड़ी की झंझनाती घंटियों के स्वर में दबती जा रही थी, और फिर धीरे धीरे सचमुच ही सब सुनसान हो गया। सूखी गेहूं के सोने जैसे लहराते खेतों के बीचों बीच उबड़ खाबड़ रेतीले मार्ग पर आगे बढ़ती गाड़ी की झंझनाहट के अतिरिक्त दूर दूर तक सूर्य की गर्मी से उठती अग्नि तरंगों और कभी कभार बैलों को हाँकते व्यक्ति की तत सुनाई पड़ जाती थी। समुद्र के हिचकोले खाती नाव की भांति वे बैलगाड़ी भी आगे बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठा मनोज दोनों दिशाओं में दूर तक फैले पहाड़ों पर उगे टेढ़े मेढ़े बबूल अथवा खैर के सूखे वृक्षों को देख रहा था, जो उसी की भांति मौन न जाने क्या सोच रहे थे। पालकी में दुल्हन लाल साटन के जोड़े में सिमटी बैठी थी। उसके पास दूल्हे का चचेरा भाई रामजी और मनोज भी बाएं दाएं बैठे हुए थे। दुल्हन को घूंघट में से शायद ही कुछ नजर आता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी अपने को इधर उधर खोज रही हो। रामजी पर्दे के उस तरफ जुए पर बैठे बैलों को हाँकते व्यक्ति से बीच बीच में बातें करता जाता था, लेकिन मनोज को उसकी बेतुकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी बुरसट की कॉलर को गंदा होने से बचाने के लिए लगाया रुमाल निकाल लिया और रेवती द्वारा पकड़ाया गया आम उसमें लपेटकर छाती से लगाकर बैठ गया। आम की स्पर्श से जहां उसका हृदय पुलकित हो उठता था, वहीं उसकी आंखों से आंसू अनायास बहने लगते थे। दुल्हन के उस तरफ बैठा रामजी मनोज की आंखों में आंसू देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वह रो क्यों रहा है, लेकिन मनोज आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाने का प्रयास करके असफल होता जा रहा था। वह जितना भी मन को मजबूत करके सामान्य होने का प्रयास करता, दिल उतने ही वेग से समुद्र की लहरों के समान उमड़ पड़ रहा था। संभवतः दुल्हन अपनों से बिछुड़ने के गम में घूंघट के अंदर रो रही थी और मनोज अपने दर्द को दिल में छुपा कर रो रहा था। पालकी के साथ पैदल चलते बाराती उबलती धूप गर्मी से बेहाल प्रतीत हो रहे थे। कभी कभार रास्ते में वे किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर सुस्ता भी लेते थे, लेकिन 2-5 क्षणों के आराम के बाद वे भागकर बीच में दूरी को पटाने का प्रयास करते। छाया में जितना उन्हें आराम मिलता था, उससे भी ज्यादा तकलीफ फिर दौड़कर साथ लेने में उन्हें उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे सूर्य भगवान पश्चिम की ओर सरकने लगे तो गर्मी का प्रकोप कुछ कम होता जान पड़ा। 4 घंटे तक उबलती बालू रेत में पकने के बाद इक्का दुक्का बादल भी आसमान में दिखे, जो सूर्य के साथ आंख मिचौले खेलते से प्रतीत हो रहे थे। कोई कितना भी दुखी हो या छटपटाए, लेकिन समय तो अपनी गति से ही चलता जाता है। जैसे जैसे गांव नजदीक आता जाता था, सूर्य पहाड़ों के पीछे छुपने का प्रयास करने लगा था। दुल्हन के विदा होने के साथ ही नजदीक अथवा दूर से आए रिश्तेदार तथा मेहमान भी अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। जिनका शादी वाले घर से जैसे रिश्ता था, वे उसी के अनुसार आपस में कपड़े सौगात और रुपये ले और देकर विदा हो रहे थे। इस बीच गले मिलना और आंसू बहाना कभी धीमे तो कभी ऊंचे स्वर में भी निरंतर चलता रहा। ऐसा प्रतीत होता था मानो सभी नए पुराने रिश्तेदारों ने मिलकर दो नए परिवारों के बीच राम सेतु समान संबंध स्थापित कर अपनों के आवागमन का मार्ग छोटा और सुगम बना दिया हो। शादी के बाद का काम भी आसान नहीं होता। मोहल्ले के घरों से लाई गई चारपाइयाँ, बिस्तर, थाली बर्तन आदि लौटाने का काम भी उतना ही फुर्ती से निपटाना होता है। रेवती भी दुखी मन से छोटे मोटे कामों में लगी थी। मन तो उसका एकांत में बैठकर खूब रोने का हो रहा था, लेकिन उसके साथ के दूसरे बच्चे जब काम में लगे हुए थे तो वह कैसे कोने में बैठ सकती थी। संध्या समय जब कोई काम ना बचा तो वह
बैलगाड़ी की लीक पर काफ़ी दूर तक धुंधली सी आशा में जाकर लौट आई थी। उसका मन बहुत ही उदास था, खिन्न था। आम के बाग तक भी वह अदृश्य आकर्षण से खिंचती चली गई थी। कुएं के पास मनोज के साथ खाए आम के छिलके और गुठलियां पड़ी थी। अचानक झाड़ी के ऊपर सूखते मनोज के रुमाल पर उसकी नजर गई, तो उसने लपक कर उसे उठा लिया और उसे चूमकर अपनी छाती से लगाकर बैठ गई। उसे अपनेपन का एक विचित्र सा एहसास हुआ और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। उसे पता नहीं कि वह दुखी थी या खुश थी, लेकिन वह स्थिर आंखों से रो तार तार रही थी। समझाने बुझाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि यह कुछ घंटों के मिलन का अजीब सा अटूट संबंध था। न कस्में, न वादे और ना ही फिर मिलने की आशा। लेकिन उसके बावजूद दिल की हालात ऐसी कि यदि पंख होते तो उड़कर चली आती और तुझे अपने दिल के रुदन दिखलाती। क्या कहूँ और किससे कहूँ। वह दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठा था। अचानक दुल्हन का ख्याल आया तो उसके हृदय में आशा की किरण जगमगाई। बसंती ने उससे जरूर बात की होगी और उसे पता होगा कि वह कहाँ रहता है। भगवान करे बसंती जल्दी ही आ जाए तो पता चले कि सोर गए सांवरिया। आज गई तो तीसरे दिन आज आ ही जाएगी। वह एक आस लेकर वापस घर आ गई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, का चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।